नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की है बैठक और उपचुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। ज्योति रौतेला, सुमित्र भुल्लर समेत कई पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए आज कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई और उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है और ऐसे में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, उन्होंने एक बैठक की है और बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, ये जो बैठक हुई है, क्या कुछ रहा है बैठक में खास? जी सर, उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसे में भारतीय हम्म। जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी की जो है वो घोषणा कर दी है। मंगलौर से कांग्रेस पार्टी ने काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर लखपत बुटोला को प्रत्याशी बनाया है। कल मंगलौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन का नामांकन होगा और 21 तारीख में बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला का नाम जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इसको लेकर तमाम रणनीति कांग्रेस पार्टी की बनाई जा रही है। आगामी जो ये चुनाव है, इसको लेकर किस तरीके से कांग्रेस मैदान में उतरेगी, बूथ स्तर तक संगठन को किस तरीके से मजबूत करेगी, क्या कुछ भूमिका कार्यकर्ताओं की रहेगी, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा, स्टार प्रचारक कितने आएंगे, किस किस क्षेत्र में ज्यादा स्टार प्रचारक जाएगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में बैठक हुई और ऐसे में इस बैठक में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला मौजूद रही, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर इस बैठक में मौजूद रहे और वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी इस बैठक में मौजूद रहे और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस अब उपचुनाव को लेकर पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार जो है बैठकों का दौर कांग्रेस पार्टी में भी शुरू हो चुका है और इस बार कांग्रेस पार्टी पूरा दावा कर रही है कि इन दोनों ही विधानसभाओं पर होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, जिसको लेकर तमाम रणनीति पार्टी की जो है वो तैयार की जा रही है और तमाम रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। अरुण, समय समय पर कांग्रेस पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि ये लेट लतीफ़ी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो या फिर स्टार प्रचारकों की अभी लिस्ट आना बाकी हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो रणनीति बनानी चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा लेट लतीफ़ी क्यों दिख रही है कांग्रेस में? देखिए, ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी में लेट लतीफी देखने को मिलती है, चाहे कोई भी चुनाव हो। लेकिन जिस तरीके से इस बार इस चुनाव है, उपचुनाव को लेकर हालांकि प्रत्याशियों को लेकर लेट लतीफी कांग्रेस पार्टी की हुई है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से सवाल भी पूछा गया, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो इस चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम है जो उपचुनाव है, क्योंकि मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वो उस पर कभी भाजपा का जो है खाता भी नहीं खुलाया था। ऐसे में बसपा का वो परंपरागत सीट रही है, कांग्रेस भी उस सीट से जीती है 4 बार बसपा तो 1 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में काफी अहम कांग्रेस इस चुनाव को मान रही है। तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो जो कांग्रेस के सिंबल पर 2022 में चुनाव जीते थे राजेंद्र भंडारी, कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए। ऐसे में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। तो ये दोनों ही सीटों को लेकर कांग्रेस काफी अहम इस चुनाव को मान रही है, कांग्रेस के लिए काफी अहम ये चुनाव रहने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ ही जो है इस चुनाव में उतर रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो प्रत्याशियों को लेकर भी जो लेट हुआ है, कांग्रेस पार्टी कोई भी कोर कसर इस चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती है। पूरा चिंतन मनन करके जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनका फीडबैक लिया गया है, जनता से पूरा फीडबैक लिया गया है। पर्यवेक्षक जो वहां पर तैनात किए गए थे उन्होंने पूरा फीडबैक जनता के बीच में जाकर लिया है। जो जी वहां बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। गुरुग्राम नेहरू ग्राम गोलीकांड को लेकर लोगों में आक्रोश। 6 नंबर पुलिया चौक पर लगाया गया है जाम, वाहनों की रोकी गई है आवाजाही और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है और रवि बुटोला नाम के व्यक्ति की हुई थी गोलीकांड में मौत।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गोलीकांड हुआ था, और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं अब उन्होंने सड़क पर जाम लगाया है, वाहनों की आवाजाही रोक दी है और जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी सजा देने की भी बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर चौक को जाम किया गया और पूरी तरह से आवाजाही पर रोक लगाई गई। बीच सड़क पर ही जो आसपास के लोग थे वो बैठ गए और ऐसे में ये मांग भी की है कि आरोपी को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस दौरान क्योंकि जो रवि बटोला नाम के एक व्यक्ति थे उनकी मौत भी हो गई थी। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? स्थानीय लोगों ने जाम भी लगाया है और पुलिस से मांग भी कर रहे हैं कि कठोर कार्रवाई दी जाए। जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि देखिए कुछ दिनों पर पूर्व ही यहाँ पर एक गोलीकांड राजधानी देहरादून के नेहरू ग्राम में हुआ था और उसके आक्रोश में आज जनता जो है सड़कों पर उमड़ी है। तमाम चाहे राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, चाहे स्थानीय लोग हो, वो आज बड़ी संख्या में जो है मैदान में उतरे हैं, या इस प्रकार आप कह सकते हैं कि चक्का जाम उन्होंने किया है, चौक को पूरा जाम किया है, ट्रैफिक को जाम किया है। और ऐसे में रवि बुटोला हम जिंदा हैं तेरे, हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, इस प्रकार की नारेबाजी लगातार वहां पर हो रही है। लोगों के मन में आक्रोश ये है कि जो आपराधिक हैं, जो मुजरिम है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जो है जल्द से जल्द जेल भेजने की मांग यहाँ पर लगातार लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आक्रोश लोगों के मन में है, क्योंकि राजधानी देहरादून में इस प्रकार के आपराधिक प्रकरण हालांकि देखने को मिलते नहीं है और जब इस प्रकार के आपराधिक प्रकरण आते हैं तो लोगों के मन में ये आक्रोश जरूर है कि जो अपराधी हैं उनको सजा दी जाए। तो अभी क्या कुछ मांग भी की जा रही है और पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई अभी कर रहा है? जी, बिल्कुल, मांग तो लोगों की यही है कि आप जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जल्द से जल्द उनको जो है सलाखों के पीछे डाला जाए, फांसी की हालांकि लोग मांग कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी जो है लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार एसएसपी देहरादून अजय सिंह जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीम, जितनी भी टीम उनके द्वारा गठित की गई है उन पर लगातार निगरानी कर रहे हैं और लगातार अपने स्तर से जो है मॉनिटरिंग कर पूरे मामले को उन्होंने संभाला है, मोर्चा उन्होंने ये संभाला हुआ है। और तो कहीं ना कहीं एसएसपी देहरादून जो है वो इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर इस समय आ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हल्द्वानी से खबर मिल रही है, कार शोरूम परिसर में लगी है भीषण आग, गोदाम में खड़ी 3 गाड़ियां जलकर हुई राख। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया है। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और हल्द्वानी के गोरा पड़ाव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक गोदाम में आग लगी है, भीषण आग लगी है और कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया है। तो बड़ी वजह अभी जो आग लगने की है उसका पता नहीं चल पाया है। तो बड़ी खबर का बता रहे हैं आपको, हल्द्वानी से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर ये गोदाम में आग लगी है कार के और ऐसे में कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई हैं। राज्य में उपचुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे में आरोपों की राजनीति भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हर पहलू पर चर्चा की जा रही है। उपचुनाव के संबंध में क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी ने विधायक खजानदास से खास बातचीत की है। विधायक खजानदास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर, कितनी तैयार है बीजेपी और किस तरह से, क्योंकि आप भी प्रभारी हैं और मंगलौर सीट पर किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर समय रहती है, चुनाव जब भी हो, और इसलिए कार्यकर्ताओं को सजग करने का काम हमारा संगठन करता है। और इसलिए पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो बद्रीनाथ में उपचुनाव हो रहा हो और चाहे मंगलौर में उपचुनाव हो, तो इसलिए दोनों जगह हम पूरी जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ हमारी टीम लगी हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी टीम के साथ काम करती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसी के नियत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहती है। सर, क्योंकि कई जगह पर बद्रीनाथ में यह भी देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनमें भी रोष है कि राजेंद्र भंडारी को टिकट दे दिया, जबकि वो कांग्रेस से हाल फिलहाल में भी भाजपा में आए हैं। तो क्या अपने कार्यकर्ताओं को भी मनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता हमारा सब जानता है, जब चुनाव
का बिगुल बज जाता है, प्रत्याशी जब घोषित हो जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजगता से काम करता है। ठीक है, पहले बातें होती अपनी, चाहे उनके अंदर थोड़ी बहुत नाराज़गी रही होगी, किंतु जब टिकट क्लियर हो जाता है तो सब एकजुटता के साथ काम करते हैं। और मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं और कार्यकर्ताओं के आधार पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ सीट काफ़ी अच्छे अंतर से जीतेगी। सर, मंगलौर की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। ऐसे में मंगलौर एक ऐसी सीट है जिसको भाजपा आज तक जीत नहीं पाई है, या तो वहाँ पर बसपा रही है हमेशा से या फिर कांग्रेस का गढ़ रहा है वो। तो क्या लग रहा है, प्रभारी आप भी हैं, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि वो सीट आपके पाले में आए? देखिए, मंगलौर सीट जब से राज्य बना है, भारतीय जनता पार्टी के पास वो सीट नहीं आ पाई। बसपा और एक आध बार कांग्रेस वहाँ से जीती है, किंतु बसपा का वो घट रहा है। और अब की बार जिस तरह से लगनता से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भी एक जोश, एक उमंग है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी हम जीतने की कोशिश में है और जीतेंगे, क्योंकि पहले से बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में भी दिखा, जो लोकसभा का चुनाव और उससे पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ, और अब आने वाले समय में जब ये चुनाव होगा 10 तारीख को, जब वोटिंग होगी जुलाई को, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतेगी। क्योंकि इस समय पूरी लगनता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ बूथों को मजबूत करते हुए हम लोग काम करेंगे। और ग्राउंड का भी जिस तरह से जो है ग्राउंड लेवल में काम करने का जो हमारा एक तरीका है, चाहे बूथ लेवल हो, चाहे पन्ना प्रमुख से लेकर के हो, सबसे बातचीत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट आप लोगों ने जारी कर दी है। देखिए, स्टार प्रचारक तो एक लिस्ट जारी हुई है। माननीय प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी थे और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के प्रभारी श्रीमान दुष्यंत गौतम जी आए थे। उन्होंने बैठक भी की, समीक्षा भी की और समीक्षा के साथ साथ जिम्मेदारी भी बांटी है। और इस जिम्मेदारी के तहत स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और बहुत ही वरिष्ठजन इस कार्य में लगेंगे। समय समय पर आमंत्रित किया जाएगा और वो अपना अपना दायित्व को निभाएंगे। सर, कांग्रेस एक सवाल ये भी उठाती है, और जिस तरह से वो कह भी रही है कि आपके एक जो प्रत्याशी हैं वो राज्य के बाहर से आप लोग लेकर के आए, दूसरे जो हैं वो उन्हीं के थे, उनको तोड़ करके आप लेकर के आए। क्या ऐसे में कि बीजेपी के पास कैंडिडेट्स नहीं उपलब्ध थे जो उनके ऐसा करना पड़ा? देखिए, प्रत्याशी हिंदुस्तान का रहने वाला है और किसी भी राज्य में इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन फाइट कर सकता है, और ऐसा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ करके उनको टिकट दिया है। और इस समय जो सीट बंगलौर की है, भारी बहुमत से हम जीतेंगे और इस मेहनत के साथ हम काम भी कर रहे हैं। और आगे जो आपको नामांकन के बाद जो काम की गति आपको देखने को मिलेगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर स्टैंड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सर, बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी हुई है, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद रहे थे। किस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं और क्या कुछ चर्चाएं बैठक में हुई हैं? क्योंकि आप 5 लोकसभा सीटें जीते हैं, तीसरी बार आप लोगों ने हैट्रिक लगाई है। क्या विधानसभा में उपचुनाव किस तरह जीता जाए, इस पर भी चर्चा हुई है, या फिर क्या कुछ खास रहा सर बैठक में? देखिए, समीक्षा बैठक होती है, चुनाव जीते हारे उसमें हमारी पार्टी की बैठक होती है। और इस समय 70 विधानसभाओं की समीक्षा की गई है और किस विधानसभा में हम कमज़ोर रहे हैं और क्यों रहे हैं, क्या कारण थे, ये भी बैठक में छन कर के आया है। और इस समय जो हमारा एक अंतर और अधिक होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ, वोट प्रतिशत कम क्यों हुआ, ये सब सारे कारण बैठक में लिए गए हैं। प्रभारी जी ने एक एक करके सबसे जानकारी ली है और इस तरह की बैठकें हर समय होती है। जब भी चुनाव हो जाता है तो चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है। एक तो देहरादून में बहुत भीषण गर्मी इस बार पड़ रही है, इसका रीज़न ये भी कहा जा रहा है कि पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में काटे गए हैं। किस तरह से राज्य सरकार अब कोशिश कर रही है कि वापस से पेड़ लगाए जाएं, या फिर पर्यावरण को किस तरह से संतुलन बनाया जाए? देखिए, पर्यावरण को देखते हुए हम सबको सजग रहना चाहिए और पेड़ का कटान हुआ है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु जितना पेड़ कटते हैं उससे दोगुने हम लोगों को लगाने चाहिए। इस समय की गर्मी बहुत ही विषम है और बहुत ऐसी परिस्थितियों में इस समय हमारा जीवन यापन हो रहा है। जैसे लू जैसी चल रही है पूरे
उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ। जंगलों में आग लगने का कारण ये भी है एक, और इससे गर्मी भी बढ़ी है, और इसीलिए पेड़ लगाने के लिए हमको सजगता से काम करना पड़ेगा और देहरादून को फिर पुनः हरियाली जैसा हमको एक वातावरण बनाना पड़ेगा। और इसके लिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, प्रत्येक लीडर्स का दायित्व है, अपने अपने दायित्व को समझे। जितने पेड़ हम काटते हैं उससे दुगुने कम से कम लगाने चाहिए, और ये अभी हमको प्रकृति ने हमको दिखा भी दिया है। सर, क्योंकि जिस तरह से जंगलों में आग लगी है, 10 से ज़्यादा जो वनकर्मी हैं वो अपनी जान भी गंवा चुके हैं, क्या लग रहा है कि बेहतर उपकरण ना होना इसके पीछे की वजह हो सकती है? देखिए, पहाड़ी की तरफ अगर हम जाते हैं तो पहाड़ की परिस्थितियाँ भिन्न होती है। वहाँ पर गाड़ी जाने का भी संसाधन नहीं होता है कि जहाँ पर जंगलों में आग लगती है। अभी वो संसाधन हमको जुटाने पड़ेंगे, और इस समय बहुत ही विकट परिस्थितियाँ रही है। हमने 8-10 लोगों को खो दिया है जो आज हमारे बीच में नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन कार्रवाई उन्होंने की है मुख्यमंत्री जी ने। और जो जिम्मेदार अधिकारी थे जिनके कारण इस तरह का हादसा हुआ है उनको सस्पेंड भी किया गया। ये मुख्यमंत्री जी की मैं सराहना करता हूँ, और इसमें आइंदे के लिए हमको सजगता से काम करना पड़ेगा, और जो बेहतरीन उपकरण कुछ हो सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र के लिए वो उपकरण हमको मुहैया करवाने पड़ेंगे। मेरा अंतिम सवाल यह है कि राज्य सरकार अब 21 जून को आदि कैलाश में योग करने के लिए जाने वाली है। किस रूप में देख रहे हैं आप कि पर्यटकों स्थल जो हैं उनको बढ़ावा मिले, या फिर क्या मान रहे हैं कि किस तरह से इससे बेहतर लाभ में मिलेगा? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि 21 जून को योग दिवस घोषित किया, और इसी के निमित्त उत्तराखंड में भी योग दिवस को बड़ी धूमधाम से आने वाले समय में 21 जून को मनाया जाएगा। और इसलिए हमारी सरकार हो और हमारे प्रत्येक जो विधायक हैं, चाहे हमारे मंत्रीगण हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, और वो अपने अपने क्षेत्रों में योग शिविर भी लगाएंगे, और साथ साथ में एक संदेश देने का भी काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो विकट परिस्थिति को देखते हुए भी वो बहुत ऐसे स्थल पर जाएंगे जहाँ पर योग का शिविर करेंगे, ताकि एक संदेश देने का काम करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो ये पर्यटन प्रदेश है, और मुझे लगता है कि एक संदेश देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए खजान दास जी को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कई विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि 21 जून को जो योग दिवस होगा उससे पर्यटकों को, पर्यटक स्थल को बढ़ावा मिलेगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गतकर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में आजकल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा से गुलजार भी हो गया है। धाम के परमार्थ निकेतन में सोमवार से 19 जून तक भव्य श्री बद्रीनाथ महात्म्य कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान नारायण के भक्त बड़ी संख्या में दिव्य कथा सुनने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। कथा के पहले दिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन से मिलने वाले फल महात्म्य के बारे में बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ दर्शन करने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को बद्रीपुरी में स्नान, दर्शन, दान और तप साधना, जप के साथ साथ साधु तपस्वियों को प्रणाम करना नहीं भूलना चाहिए। भगवान का वाहन बनने की मंगल कामना की थी। ये वही बद्री नारायण भगवान है जहाँ लक्ष्मी जी बद्री का पेड़ बन करके यहाँ पर रह गई थी, इसलिए इस धाम का नाम ही बद्रीनाथ पड़ गया। हम आकर बहुत गदगद हैं। यहाँ के पहाड़ी लोग, देवभूमि के लोग बड़े प्यारे हैं। ये संतों की भूमि है, देवों की भूमि है, महंतों की भूमि है, भगवंत की भूमि है। यहाँ कण कण में देव विराजमान है, देवत्व विराजमान है। यहाँ भारत का प्रथम गांव 3 किलोमीटर आगे माणा गांव भी है। यहाँ आकर हमारा सौभाग्य जागा। हमें तो ऐसा लगता कि हम कई जन्मों से। आज निर्जला एकादशी के पर्व पर हरिद्वार के गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही गरीबों में अन्न, वस्त्र और धन का दान कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारी भी इस पर्व के लिए विशेष तैयारियों में लगे हुए हैं। कई दुकानों पर धार्मिक सामग्री और पूजा के सामान की बिक्री में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसलिए यह एकादशी ही सर्वमान्य है, जिस पर सभी लोग एकमत हैं। साथ ही एकादशी का व्रत
अवश्य करना चाहिए। जो सभी वर्ष भर की बड़ी एकादशियाँ हैं वो बहुत ही उन प्रमुख एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी होती है। इस एकादशी में किसी भी प्रकार का जल, अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन जो लोग किन्हीं कारणोंवश बिना जल के नहीं रह सकते, वो लोग भी एकादशी का व्रत अवश्य करें और व्रत का प्रायण अगले दिन द्वादशी के दिन। हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के चिंतन शिविर में देश भर के किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों ने सुझाव मांगे जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया है कि शिविर में किसानों से सुझाव मांगे गए और सुझाव आने के बाद 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये 3 दिन से चल रहा है अभी और कल इसका समापन होगा। मुद्दे क्या है पूरे देश भर से, यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अब अपनी बात कह रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। एक 100 दिन का एजेंडा तय होगा आने वाले टाइम पे। वो आंदोलन का भी रहेगा, सरकार से बातचीत का भी रहेगा, संगठन का विस्तार का भी रहेगा। नहीं, मोदी सरकार आपके गठबंधन की सरकार है, वो सब तो हट गया। क्या क्या एजेंडे रहेंगे? देखो, फसलों के दाम मिले, MSP गारंटी कानून देश में लागू हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, तो ये सारे सवाल हमारे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।